हाय एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग मोशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने 8 पार्ट्स कवर अप कर लिए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट जितना भी था मैंने सारा ही कुछ कवर करा दिया है। एक्सेलरेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स थे सारे के सारे एनसीईआरटी के, वो ने आप लोगों को लास्ट क्लास में करा दिए थे। तो ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 9 होने वाला है। इसमें हम लोग अपना एक टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके ऊपर बेस्ड जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक क्लास और आएगी, पार्ट 10। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। पार्ट 10 में मैं आप लोगों को कुछ ग्राफ के जो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मैं उनको कराऊंगा। तो लगभग 5-6 से 6 क्वेश्चन हम लोग पार्ट नंबर 10 के अंदर ग्राफ के कवर अप कर लेंगे और उसके बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चैप्टर में जितना हमने पढ़ा दिया उसको अच्छे से कवर अप करके उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। उसके बिना काम नहीं चलेगा। ऐसा ना हो कि आप आगे का पढ़ते जाएँ, पीछे का भूलते जाएँ। तो जब भी आपको मौका लगे तभी आप पीछे का रिवाइज कर लीजिए। चैप्टर्स में, फिजिक्स में हमेशा ये होता है कि न्यूमेरिकल्स में रिवाइज करने होते हैं। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखिए कि अगर आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पूरी फिजिक्स आराम से कवर अप कर लोगे। जब ये फिजिक्स खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो बायो का बचा हुआ पोर्शन है, बायो का हमारा चैप्टर सेल वाला चैप्टर चल रहा था, तो उसमें जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कवर करा दूंगा। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद केमिस्ट्री। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज। तो हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो, सबसे पहले बात आती है कि सर्कुलर मोशन किसे बोलते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से गोल गोल रास्ते पे चल रहा हो, जैसे ये सर्कल तुम्हें दिखाई दे रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से गोल गोल घूमने लगे, या तो क्लॉकवाइज घूमे जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, या एंटी क्लॉकवाइज घूमे घड़ी की सुइयों के अपोजिट में, जैसे भी घूमे, गोल गोल रास्ते पे अगर कोई चीज़ घूमती है तो उसकी मोशन क्या कहलाती है? सर्कुलर मोशन कहलाती है। ठीक है, बट अगर वो ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर गोल गोल रास्ते पे, उस सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू कर दे, यानी उसकी जो स्पीड है वो चेंज ना होती हो, तो उस सिचुएशन में उसकी मोशन क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उस सिचुएशन में उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो ऐसी मोशन कहलाती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, वेलोसिटी तो कभी भी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं रहती है। क्यों? देखो, सपोज करो कि ये पार्टिकल यहाँ पे है इस तरह से। अब ये पार्टिकल घूम रहा है यहाँ पे से, इस तरह घूम के ये यहाँ पे आया। ठीक है, कुछ देर के बाद ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, फिर ये घूम के इस तरह से नीचे पहुँच गया, फिर यहाँ से ये इस साइड पे पहुँचा, और फाइनली ये फिर यहाँ वापस यहीं पे पहुँच गया। तो इस तरह से वो पार्टिकल, ये एरो बनाए मैंने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है इस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ पे। अब सपोज पार्टिकल जब इस डायरेक्शन पे होगा ना, तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो इस तरह से एरो बना के रिप्रेजेंट की जाती है, यानी टेंजेंट बोलते हैं इसको। तो ये जो मैंने एरो बनाया है, सपोज ये पॉइंट नंबर 1 है, इस पॉइंट नंबर 1 पे जब मैंने एरो बनाया तो ये एरो इस डायरेक्शन में आया, तो यानी पॉइंट नंबर 1 पे पार्टिकल की जो मोशन की डायरेक्शन है ना, वो इसकी तरफ है जहाँ पे एरो जा रहा है। जब मान लो पॉइंट नंबर 2 पे हमारा पार्टिकल आ गया इस जगह पे, तो यहाँ पे कैसे पता लगेगा हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन? तो यहाँ पर भी मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, टेंजेंट जिसको बोलते हैं, और मैंने एरो बना दिया। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो चेंज हो गई ना होगी। पार्टिकल जब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक पहुंचा तो वेलोसिटी पहले तो आपके पास इस डायरेक्शन में जा रही है, और पॉइंट 2 पर पहुंचते ही वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई, यानी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। इसी तरह सब कहीं पे और देख लो, सपोज यहाँ पे हमारे पास पॉइंट 3 है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट 4 है। पॉइंट 4 पे भी अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो मेरे पास डायरेक्शन कैसे आएगी? ऐसे अपवर्ड से डायरेक्शन आएगी कुछ कुछ। तो आप देख लीजिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी, क्योंकि वेलोसिटी तो स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो आप उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं करा सकते चाह के भी, क्योंकि डायरेक्शन को आप चेंज करने से रोक नहीं सकते। भाई गोल गोल घूमेगा तो डायरेक्शन चेंज होगी ही होगी, और डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होनी ही होनी है। बट स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है उस सर्कुलर पाथ में। हाँ, ये पॉसिबल है, बट डायरेक्शन का चेंज हो पाना, कि वो डायरेक्शन कभी चेंज ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा कि कब किस सिचुएशन में कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि हाँ वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होती हैं। तो क्या होती है मोशन, आपको बता दिया एक बार, देख लो। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, बात ध्यान रखना, कैसी स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड से। आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि वेलोसिटी को तो मैंने आपको समझाया कि आप कांस्टेंट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पार्टिकल लगातार क्या हो रहा है? लगातार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो स्पीड कांस्टेंट अगर है उसकी और वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसकी मोशन क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। अब नोट में ये बात लिखी हुई है कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं हो सकती।
व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इट्स डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। आप देख रहे हो ना, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैंने एरो से डायरेक्शन आपको दिखाई हुई है। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हेंस द वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी वेलोसिटी ज़रूर चेंज होती है। सिर्फ क्या कांस्टेंट रहती है? सिर्फ स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, और यहाँ पे डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ठीक है ना, तो बात हमें समझ में आ गई। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़े से इसके क्या क्या हैं। अब देखो हमारे पास एक ये पहला एग्जांपल, यहाँ पे सेंटर में सन है, इसके चारों तरफ तुम्हें अर्थ रिवॉल्व करती हुई दिखाई दे रही है। भाई ऐसे और भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, तो अर्थ फिक्स है ना कि लगभग 365 डेज में, अप्रॉक्सीमेट डेटा अगर मैं बताऊँ तो अप्रॉक्सीमेट 365 डेज में हमारी अर्थ सन का एक राउंड पूरा कर लेती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी अर्थ की जो स्पीड है इस सन के चारों तरफ वो ऑलमोस्ट कैसी है? कांस्टेंट है। वैसे मॉडर्न थ्योरीज जो हैं आज के टाइम में, केपलर वगैरह के लॉज जो हैं, वो ये कहते हैं कि अर्थ की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो लगातार चेंज होती रहती है। बट फिर भी हम उस बात को इतनी डेप्थ नॉलेज तक अगर ना जाएँ, हम ऊपर ऊपर से अगर फिलहाल बात करें तो हम ये लगभग मान के चल सकते हैं कि हमारी अर्थ जो है सन के चारों तरफ कैसे रिवॉल्व करती है? कॉन्स्टेंट स्पीड से रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो इसकी मोशन कैसी कहलाएगी? तो अर्थ का सन के चारों तरफ रिवॉल्व होना एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ के चारों तरफ एक चीज़ रिवॉल्व कर रही है, इसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। हमारी अर्थ के चारों तरफ थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं, अलग अलग कंट्रीज़ ने वो सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं वहाँ पे। जैसे हमारी कंट्री में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? इसरो है। हमारी कंट्री में इसरो सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। यूएसए है, अमेरिका में कौन लॉन्च करता है? वहाँ पे नासा लॉन्च करती है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो सैटेलाइट्स पे सारा का सारा वर्क करते हैं। जीपीएस आप यूज़ करते हो मोबाइल फ़ोन में, किसी भी जगह की आज के टाइम में लोकेशन पता कर पाना बहुत आसान है, तो जीपीएस भी किस पे वर्क करते हैं? तो जीपीएस के लिए भी हमारी अर्थ के चारों तरफ काफ़ी सारी सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं, है ना। तो ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व करती है, ये जो घूम रहा है चीज़, तो ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ किस मोशन से, कैसी स्पीड से रिवॉल्व करती हैं? कॉन्स्टेंट स्पीड से रिवॉल्व करती हैं, इसलिए इनकी मोशन भी कैसी होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दैट means the movement of a satellite around the earth is an example of uniform circular motion। हमारे पास इसके तीसरे वाले जो एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्लॉक के बारे में है। अब देखो क्लॉक के 3 हैंड्स होते हैं, जो क्लॉक में सुइयाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं? हैंड्स बोलते हैं क्लॉक की। तो क्लॉक के 3 हैंड्स हैं, मिनट हैंड, सेकंड हैंड और आवर हैंड। वो तीनों की तीनों सुइयाँ का फिक्स टाइम होता है कि इतने टाइम के बाद ही, अगर कोई सुई 2 पे है तो फिक्स टाइम के बाद ही वापस घूम के उस जगह पे आएगी। तो इसका मतलब कि जो घड़ी की सुइयों की मोशन होती है वो भी कैसी होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। आपके पास वॉच की, घड़ी की जितनी भी सुइयाँ हैं, जितने भी हैंड्स हैं, वो सारे के सारे कैसे मोशन करते हैं? वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग ही मूव कर रहे होते हैं। तो 3 एग्जाम्पल तो हमारे पास ये हो गए। अब देखो नेक्स्ट में, अभी हमारे पास एटम होता है। अभी आप लोगों ने थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा नहीं है, फिर भी एटम, कोई भी चीज़ को अगर हमारे पास कोई पेपर है, पेपर को अगर मैं छोटे से छोटे पार्ट की बात करूं तो पेपर का एक छोटा सा पार्ट, एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? एटम कहलाता है। उस एटम के अंदर भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये सारी बातें तुम्हें वहाँ समझ में आ जाएंगी। खैर अभी ये आपको एक एटम की पिक्चर दिखाई हुई है। इस एटम में जो रेड कलर से बनी हुई है इन्हें बोलते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, उन ऑर्बिट्स के अंदर जो येलो कलर के छोटे छोटे से घूम रहे हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और उसके अलावा जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये बीच में बंद होते हैं इस जगह पे, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, जो मिड वाला पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं किसी भी एटम का। तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अपनी अपनी ऑर्बिट में, तो इनकी मोशन भी कैसी होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे होते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लो। ये हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है। अप्रॉक्सीमेट 27 डेज लगते हैं ना मून को एक चक्कर काटने में हमारी अर्थ का। तो लगभग 27 डेज में ये मून घूम के वापस वहीं पे आ जाता है। दैट मीन्स कोई ये मून जो है हमारी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इसका मोशन भी कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो ये भी उसका एग्जांपल हो गया। अभी जितने भी एग्जांपल बताएं सारे के सारे आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इनको आप एक बार पढ़ के नोट डाउन कर लेना। सारे के सारे जो डिस्क्रिप्शन थे डायग्रामेटिकली मैंने आपको पीछे दिखा दिए हैं। ठीक है, चलो अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। फाइनली द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, क्लॉक की जो मिनट वाली सुई है वो 7 सेंटीमीटर लंबी है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट फ्रॉम 9 AM टू 9:30 AM। सुबह के 9 बजे से 9:30 बजे तक के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा और कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, वो दोनों निकालने हैं। तो क्लॉक जरा बना लेते हैं रफली थोड़ी सी। ठीक है, ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 3 है, यहाँ पे 1 और 2 आ गया हमारे पास, 4 5 7 8 10 11। सुबह के 9 बजे हैं सपोज करो, तो 9 अगर बजे हैं तो ये आवर वाली सुई तो यहाँ पे होगी और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? 12 पे होगी। तो ये है 9 AM का टाइम।
ठीक है। अब 9 AM के टाइम के बाद अब जब ये आपके पास ये वाली सुई है जो फिलहाल 12 पे, ये घूमते घूमते ऐसे चलते चलते यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आ जाएगी, तो ये वाली सुई 9:30 बजे 6 पे होगी, यस और नो। तो ये वाली सुई यहाँ से हट जाएगी 9:30 बजे, इस रास्ते को कवर करती है जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, कहाँ पहुँच जाएगी, इस जगह पहुँच जाएगी। मतलब अगर रफ फिगर बनाऊँ इसको अलग से, तो सुई की जो टिप थी मेरे पास वो 12 पे थी यहाँ पे, और यहाँ से घूमते घूमते आधा चक्कर काटने के बाद, सेमी सर्कल कवर करने के बाद वो यहाँ पे पहुँच गई नीचे 6 पे वो टिप। दैट मीन्स उसने ये इतनी डिस्टेंस कवर करी है 9 से 9:30 के बीच में। यही तो डिस्टेंस होगी, बताओ मुझे। सुई की टिप के थ्रू कवर की गई डिस्टेंस ये तो होने वाली है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा सुई की टिप पहले 12 पे थी, बाद में वो टिप 6 पे है, तो ये जो गैप आएगा, और ये गैप कितना आएगा, सुई की लेंथ का डबल। भाई देखो ना, सेंटर से यहाँ तक सुई कितने लेंथ की है, सुई की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इस पर्टिकुलर सर्कल की रेडियस का काम करेगी। तो उसका मतलब 7 सेंटीमीटर मेरे पास यहाँ से लेके ऊपर तक का ये क्या है, ये 7 सेंटीमीटर है। अगर ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो उसका मतलब 14 सेंटीमीटर का मेरे पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस आधा सर्कल है, आधा सर्कल मतलब कितना होता है, पाई इंटू आर। भाई 2πr पूरा सर्कल होता है, पूरी सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2πr होती है, आधे की कितनी हो जाएगी, πr हो जाएगी। तो पाई इंटू आर, आर का मतलब कितनी सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 पाई मेरे पास क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। तो उसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय कौन सी, मिनट हैंड। हाँ जी, तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, डिस्टेंस है पाई आर, आधा सर्कल पूरा हुआ है। तो पाई की वैल्यू रखना चाहो रख दो, अदरवाइज ऐसे छोड़ दो, इंटू 7। तो कितना आ गया, 7 पाई। सेंटीमीटर में आएगा बच्चों, ध्यान रखना ये, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देना, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बात आती है फिर डिस्प्लेसमेंट की, कि भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मिनट हैंड, ठीक है, मिनट हैंड आ जाएगा यहाँ पे भी। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मिनट हैंड, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा हमारे पास, रेडियस का डबल 2r के इक्वल, 2 इंटू 7 सेंटीमीटर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर का मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से। चलो अगला MCQ है हमारे पास, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ एक वॉच ऑफ लेंथ 1.5 सेंटीमीटर। एक वॉच है, ठीक है, उस वॉच की सेकेंड वाली जो सुई है उसकी उन्होंने लेंथ दे रखी है, कि सपोज करो कि ये सेकेंड वाली सुई है, इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। यहाँ पे 12 होगा, ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और बाकी ऐसे नंबर लिखे हुए होंगे। 1.5 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई। आपको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितनी लें, तो अगर कुछ बताया नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक चक्कर पूरा करने में जो डिस्टेंस होती है उसको लिया जाता है। अब टिप यहाँ पे है, अब ये चलेगी ऐसे ऐसे करते करते, तो फाइनली घूम के एक राउंड के बाद जो ये सेकेंड वाली सुई की टिप है ये वापस यहाँ पे आ जाएगी। तो एक राउंड में इसने कितना चला होगा वो डिस्टेंस निकाल लेना पहले, कि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है ना, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। बाय डिफ़ॉल्ट एक राउंड की बात करेंगे क्योंकि कुछ बोला हुआ नहीं है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड कितना आ जाएगा, 2πr होता है पूरे 1 राउंड में। तो 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आर कितना होगा भाई, आपको दिखाई दे रहा है ना, जो सुई की लेंथ है, सुइयों वाले क्वेश्चन में जो सुई की लेंथ होती है वही रेडियस बन जाती है। तो 1.5 है हमारे पास, है ना। इन सब चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 3.14, इसको सॉल्व किया हम लोगों ने फर्दर, तो 4 3 जा 12 का 2 बचा 1, 3 1 जा 3 1 4, 3 3 जा 9.42 सेंटीमीटर आ गई मेरे पास डिस्टेंस। अब डिस्टेंस इतनी है। अच्छा, अब ये टिप वाली जो सुई थी, ये सेकंड वाली जो सुई थी, इसकी टिप को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा होगा, 60 सेकंड लगे होंगे ना। भाई सेकंड वाली सुई अपनी एक जगह पे है, 12 पे है, वो वापस 12 पे कब आएगी, 60 सेकंड के बाद आएगी। तो यहाँ पे टाइम टेकन, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा इस जगह पे, टाइम टेकन बाय सेकेंड हैंड। तो सेकेंड वाली जो सुई है उसको कितना टाइम लगेगा ओवरऑल, तो उसको लगेंगे 60 सेकेंड्स। ठीक है भाई, टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल ली, देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है, 9.42 है, टाइम कितना है, 60 सेकंड का है। जब डिवाइड करोगे तो लगभग वैल्यू आएगी 0.157 सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू कैसे थी, सेंटीमीटर में थी, नीचे वाली वैल्यू कैसे थी, सेकंड में थी। इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे, 0.156 को 0.16 सेंटीमीटर पर सेकंड।
तो फाइनली हमारे पास 0.16 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, तो मुझे 7 को हटाना है, तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, तो 0.16 राउंड ऑफ होके बन जाएगा और फाइनली हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, उसके बाद आराम से स्पीड पूछिए स्पीड निकाल लो, वेलोसिटी पूछिए वेलोसिटी निकाल लो। ठीक है, और जैसे इस केस में वेलोसिटी पूछता तो क्या आता, 0। क्यों, क्योंकि स्टेप वाली सुई यहीं से चलना शुरू हुई थी और घूमने के बाद वापस यहीं पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 रखा जाता तो आंसर इस वेलोसिटी का कितना आता, 0 आता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ए बॉडी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट, ये पुराना क्वेश्चन है थोड़ा सा। ए बॉडी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ड्रॉ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ, उसका स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, यानी कांस्टेंट स्पीड है इसकी 10 किलोमीटर पर आवर की। तो स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है कि ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है, तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 10 किलोमीटर पर आवर पे मार्क लगा लो, सपोज ये वाली जो वैल्यू है ये 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो स्पीड जो शो करी है वो स्पीड किलोमीटर पर आवर में शो करी है हमने अपने एक्सिस पे, और टाइम किस में शो करा है, टाइम आवर में शो करा है। तो 10 पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ बिल्कुल ऐसी। इसका मतलब क्या है भाई, कांस्टेंट स्पीड हुआ ना, आपने ऐसे ग्राफ पढ़ रखे थे कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ में, तो उसका मतलब टाइम स्पेंड होता जा रहा है बट स्पीड चेंज नहीं हो रही। स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है, तो ग्राफ तो ये बन गया। यहाँ पे टाइम लिखना चाहो जगह जगह पे टाइम लिख देना, जैसे यहाँ पे आवर्स में टाइम है हमारे पास, तो टाइम को आवर्स में छोड़ना चाहो आवर्स में लिख लो, बट यहाँ पे टाइम उसने क्या दे रखा है, मिनट में दे रखा है, तो इट्स बेटर कि आप आवर्स की जगह टाइम को किस में रिप्रेजेंट कर देना, मिनट में रिप्रेजेंट कर देना। ग्राफ इजी पड़ेगा क्योंकि उसने मिनट की बात करी है टाइम में। तो मैं यहाँ पे टाइम को मिनट में शो कर देता हूँ। सपोज ये 10 मिनट का इंटरवल है, ये 20 मिनट का है, ये 30 मिनट का है, ये 40 का हो गया और ये 50 का हो गया, ऐसे टाइम को शो कर देना। तो ये मिनट्स में जा रहा है टाइम। अब टाइम लगातार स्पेंड होता जा रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, यानी स्पीड कांस्टेंट है। हमारा ग्राफ प्रॉपर्ली डिजाइन हो गया, यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई। और क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 10 मिनट टू 30 मिनट। 10 से 30 मिनट के बीच में उस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ के केस में, तो आपको याद होना चाहिए कि डिस्टेंस के हम स्पीड टाइम ग्राफ से निकालते हैं, तो अगर इसके अंडर में जितना एरिया है उस एरिया को मैं कैलकुलेट कर लूँ तो मेरी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो एरिया 10 से कहाँ तक, 30 मिनट के बीच में, तो 10 मिनट पे तो हमारे पास ये लाइन बनेगी, 30 मिनट पे मेरे पास ये वाली लाइन बनेगी। इसके अंडर में कितना एरिया आएगा, इतना एरिया आएगा। समझ में आ रही है ना बात भाई, 10 से 30 मिनट के बीच में पूछा था, तो 10 से 30 मिनट के बीच में इतना एरिया आएगा। तो इस एरिया को मैं निकाल लूंगा। सॉल्यूशन करते वक्त कैसे लिखूंगा, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल लो या स्पीड टाइम ग्राफ बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये वीटी ग्राफ के अंडर में जितना एरिया है उसको कैलकुलेट करेंगे। अब ये एरिया कौन सा है, यहाँ से लेके जो आपको शेड एरिया नजर आ रहा है ये है, एक रेक्टेंगल जैसा एरिया है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी। तो ये वाले पैरामीटर पे कितना है, 10 से लेके 30 तक कितना डिफरेंस होगा, 20 का डिफरेंस होगा ना, तो 20 मिनट का डिफरेंस तो ये आ गया। ठीक है, ये बात मिनट में थोड़ा ध्यान रखना, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये वाली हाइट की बात आएगी, ये कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है भाई। लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ तो 10 से लेके 30 तक कितनी है, 20 वैल्यू की हो गई, 20 मिनट वैल्यू की हो गई। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ब्रेथ हो गई, ये कितनी वैल्यू की है, 10 वैल्यू की, और ये 10 कैसा है, किलोमीटर पर आवर में है। तो यहाँ पे आपको सही से सॉल्व करना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे मिनट है और आवर है, गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करना, बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, आप इस मिनट को सेकंड में चेंज कर लो, 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज कर लो। ये 10 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। अब आंसर क्या होगा, सेकंड कट जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो मीटर में आएगा, सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व। ठीक है, आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो गलत हो जाएगा अगर डायरेक्ट की मल्टीप्लाई कर दी तो गलत है, क्योंकि मिनट में टाइम है और वो आवर्स में है, तो गलतियाँ ना करना इस तरह की। तो क्या करेंगे, इससे डिवाइड करना है तुम्हें। यहाँ पे इससे देखो किससे करोगे, 6 से कर लो, 6 1 जा 6, तो 10 तो यहाँ पे बचा, और 6 3 जा 18। ठीक है, तो ऊपर वाला डेटा लगभग सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 तो मेरे पास ये लिखा हुआ है, 2 मेरे पास लिखा हुआ है, 5 2 जा 10 ये हो गया, 10 1 0 ये 2 0 3 0, तो ऊपर कितना आ गई मेरे पास 1000 आ गया, और नीचे कितना आ गया 3, तो 1000/3 मीटर मेरे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ गई। ठीक है ना बात, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन, ए स्टोन इज थ्रॉन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड इज कॉट बैक। एक पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया, कितनी स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसे नीचे से मैंने ऊपर की तरफ फेंका,
और वो पत्थर ऊपर की तरफ गया, ऐसे ऐसे गया होगा, यहाँ तक पहुँचा होगा, ठीक है, और वापस लौट के वो घूम के वापस कहाँ पे आ गया, ग्राउंड पे आ गया। कुछ इस तरह की सिचुएशन है। पत्थर 40 से फेंका, जाते जाते ऊपर गया होगा। सोचो ऊपर जब ये मैक्सिमम हाइट पे गया होगा, मान लो कि वो मैक्सिमम हाइट जो उसने अटेन करी वो थी h, तो जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया होगा तो यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, 0 हो गई होगी ना। भाई नीचे से जब किसी चीज़ को फेंका जाता है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होने लगती है ग्रेविटी की वजह से, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके उसकी स्पीड 0 हो जाती है, फिर वो वापस नीचे गिरना शुरू करता है। तो आपसे पूछा क्या यहाँ पे, एक्सेलरेशन तुम्हें 10 लेना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंचा होगा। तो चला वो कितने से था, 40 से, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा तो v कितना हो गया होगा, 0। तो आपसे h पूछा गया है, a आपको यहाँ पे अच्छे से पता है। तो यहाँ पे सब चीज़ें दे रखी हैं। a की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दी हम लोगों को। इनिशियल वेलोसिटी u कितना हो गया, 40 से फेंका था आपने इसको, तो 40 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। ये h निकालनी है, ये हाइट आपको निकालनी है। h निकालना है मतलब s निकालना है, वो एक ही बात है, ठीक है। तो क्या लगाओगे, v भी आना है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम का लॉजिक नहीं है, यानी बाकी सब कुछ पता है, तो इसका मतलब थर्ड इक्वेशन लगा के काम चल जाएगा हमारा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब लगाओगे, क्योंकि हमारे पास सेकंड नहीं लगा सकते ना ही फर्स्ट लगा सकते, क्योंकि उसमें टी होता है, टी में पता नहीं है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, नीचे से ऊपर को फेंका है अपने ऑब्जेक्ट को, तो उसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, माइनस में होगा, नेगेटिव वैल्यू लेके चलनी है, ये भूल मत जाना है, तुम्हें पहले भी बताया था, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते वक्त स्पीड कम होती जाएगी तो रिटार्डेशन हो रहा है, तो -10 लेके चलेंगे। तो v तो 0 है हमें पता है, u कितना है 40 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 a कितना, a है -10 इंटू एस, एस को मैं h लिख लूँ, भाई s की जगह पे h लिख लो, डिस्प्लेसमेंट ही तो है ये। अच्छा आगे चले, अब यहाँ पे ये 2 टाइम 20 हुआ, तो 20h को मैं इस साइड ले आया तो प्लस में हो गया, इक्वल टू में कितना चल रहा है, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, तो h कितना हो गया हमारे पास, 1600 अपॉन 20, 0 से 0 काटो, h कितना हो गया हमारे पास, 80 मीटर आएगा। तो 80 मीटर की हाइट तक वो ऑब्जेक्ट गया होगा जब उसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया था। और क्या पूछा है, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। अब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपने उसे फेंका और वापस पकड़ लिया, उसमें लिखा है ना वापस कॉट बैक हो गया, तो यहाँ से आपने फेंका वापस घूम के यहीं पे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हुआ, 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट की अगर वो मुझसे बात करें इस पूरी जर्नी में, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है 0। इसके अलावा क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जाने में प्लस आने में, ये तो टोटल होगी, जाने में कितनी है, 80 मीटर की हाइट तक पहुंचा, तो 80 मीटर वापस भी आएगा, तो टोटल ये आपके पास नेट जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, डबल हो जाएगी इसकी। तो भाई टोटल डिस्टेंस का मतलब 80 मीटर तो पहले ऊपर गया, 80 मीटर वो वापस चल के नीचे आया, तो कितनी हो गई, 160 मीटर हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गई। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ जो मैंने आपको करा दिए, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक जो है हमारा खत्म हो गया। उसमें एक क्वेश्चन लास्ट ये और देख लो, ये एनसीईआरटी में दे रखा है आपका, लास्ट में मिलेगा आपको एक्सरसाइज के अंदर, बिल्कुल ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है थोड़ी सी, बाकी एक बार जस्ट हैव अ लुक कि हाँ अगर बाई चांस आए तो इसको कर पाओ। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपको दिखाया था, सैटेलाइट घूमता हुआ, वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है इतने रेडियस वाली ऑर्बिट में, तो उसकी जो रेडियस है वो आर कितनी है, वो आर है 42250 किलोमीटर। यहाँ चेंज मत करना किसी को, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी बड़ी क्वांटिटी हैं, तो किलोमीटर को किलोमीटर ही रहने दो ऐसे क्वेश्चन में। हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, अगर उसको 24 घंटे लगते हैं अर्थ का चक्कर काटने में, तो टाइम कितना है, 24 आवर्स है। अब सोचो ज़रा, कोई चीज़ गोल गोल रास्ते पे घूम रही, मान लें यहाँ पे हमारी सैटेलाइट है, बीच में हमारी यहाँ पे अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये ब्लू कलर से मैंने सैटेलाइट शो कर ली, ये घूम रही है। अब सैटेलाइट की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, वो रेडियस है यहाँ पे ऑर्बिट की आर रेडियस है, जिसको आपने स्मॉल आर से शो किया है, कैपिटल आर जो भी शो करोगे। तो यहाँ से आपके पास ये गोल गोल रास्ते पे घूम रहा है, तो एक पूरा कंप्लीट पाथ ट्रेवल करने में, एक राउंड मारने में कितना टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो 2πr। तो यहाँ से चलेगी सैटेलाइट, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगी, तो एक पूरा राउंड कवर करने में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी वो निकालो और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देना, आ जाएगी स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सैटेलाइट इन 1 राउंड, ठीक है। 1 राउंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, कितनी होती है सर्कुलर पाथ पे, 2πr होती है, ठीक है भाई। तो 2 × 22/7 है ना, ये 3.14 जो रखोगे 42250 किलोमीटर। अब यहाँ पे 7 से डिवाइड करके अगर जितना होता है, आप सबको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर लेना, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 265,571.43 किलोमीटर। तो इतनी डिस्टेंस आएगी जो आपने कवर करी है। अब डिस्टेंस तुम्हें पता है, टाइम तुम्हें पता है, तो क्या निकल जाएगी फाइनली, स्पीड निकल जाएगी। स्पीड में ऊपर निकाल देता हूं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी निकाली है भाई आप लोगों ने? डिस्टेंस निकाली है 265,571.43 किलोमीटर में है डिस्टेंस, ध्यान रखना। टाइम कैसा? 24 घंटे, 24 आवर्स। तो जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? किलोमीटर पर आवर में आएगी। तो हमारी स्पीड जो यहाँ पे सैटेलाइट की आएगी वो किलोमीटर पर आवर में आएगी, और स्पीड लगभग जो आएगी वो वाली वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 110 हमारे पास 11065.47। ठीक है, तो 11065.47 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड आएगी उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, 11,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा की स्पीड से घूम रही है वो सैटेलाइट, इतनी ही फास्ट घूमती हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में जब ये सैटेलाइट जैसे क्वेश्चंस हो तो वहाँ पे किलोमीटर या आवर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ दे रखी है इन्होंने। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, मैंने आपको ये भी कवर अप करा दिया, क्योंकि सर्कुलर मोशन का था इसलिए पहले नहीं कराया था, आज सर्कुलर मोशन पढ़ा दी तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन एक सिंगल आपके होमवर्क से है, आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर बेस्ड है, स्पीड निकालनी है आपको बिल्कुल, तो अपने हिसाब से करिएगा। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका आना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट भी आता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट ना आए अप्रॉक्सीमेट कर लेना, इनमें से कोई ना कोई मैच जरूर कर जाएगा। ठीक है, तो ये 9 क्लास हमारी खत्म हो गई है मोशन की, टोटल 9 लेक्चर्स कवर अप कर लिए। लास्ट लेक्चर और बच्चा 10th, उसमें कुछ ग्राफ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं वो कवर करा दूंगा, और फाइनली आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सारी बातें मैंने तुम्हें यहाँ पे समझा दी हैं। ठीक है ना। अच्छा।